तो सवाल यही है कि विस्थापन का दंश इतना बड़ा है इस राज्य का, इसको कौन समझेगा कि मेरा जमीन जिस पर धान होता था, जिस पर गेहूं होता था, जिस पर मकई बाजरा होता था, वो क्या है 300 फीट गड्ढा हो गया है। जैसे ही भू अर्जन आदमी पहुंचता है अपना खतियान लेकर के अपना पेमेंट लेने के लिए, चलिए पेमेंट पर तो बाद में आएंगे कि क्या आप पैसा देते हैं, कपड़ा का दाम देता है लोग जमीन का। यहाँ पर अगर झारखंडी माटी के लोग एकजुट नहीं हुए तो यहाँ पर जान सस्ता है और कोयला महंगा है। तो गोली मारना सस्ता है लेकिन कोयला महंगा है। यहाँ पर कोयला बिक्री नहीं रुकना चाहिए। वो आदमी जो अपने जीवन में लैंड एक्विजिशन से पैसा नहीं ले पाया, नौकरी नहीं ले पाया, वो अंततः अपने आप को मार लेना आसान समझा। तो जयराम दा 3 दिन लगातार 72 घंटा तक बीसीसीएल के ऑफिस में बैठ करके एक आदमी के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको तो क्रेडिबिलिटी देना होगा। कर्णपुरा प्रोजेक्ट में और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जब जब भी हमारे रैयत कोई मांग करते हैं तो थाना प्रभारी उसको उठा लेता है। क्या कारण है? जब 200 गाड़ी 300 गाड़ी रात को जब रैली लगा करके बिहार बॉर्डर पार होता है, वहां पर वो थाना प्रभारी कहां मर जाते हैं। जब वर्दी बिकने लगी पैसा के भाव में, तब विस्थापित क्या करेगा? तो विस्थापित यही करेगा कि लड़ेगा और मरेगा। जय नमस्कार, आप देख रहे हैं दवाज न्यूज और हमारे साथ है सूरज कुमार साहू जी, जो कि जेल कैंप में केंद्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अभी हैं। और आज इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, विस्थापितों को लेकर के था, और विस्थापितों को लेकर के लगातार जेल कैंप जो है वो आवाज उठाती रही है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से अभी एक सुसाइडल केस जो आया है जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके खुद को उन्होंने जला लिया, इस तरीके का जो केस आ रहा है, मतलब अपने न्याय की मांग के लिए उनको इस कदर करना पड़ गया, अपने आत्मदाह करना पड़ गया। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि सरकार जो है वो किस तरीके से मतलब विस्थापितों को नजरअंदाज कर रही है, उनके मांगों का नजरअंदाज कर रही है, जिसके वजह से ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? देखिए, विस्थापन का जो दंश है आज दशक नहीं शतकों से झारखंड देख रही है। और जो विस्थापन का दर्द है वो ये दर्द है कि सरकार नोटिफिकेशन तो निकाल देती है कि ये इतने एरिया में एनटीपीसी काम करेगी, इतने एरिया में बीसीसीएल काम करेगी, इतने एरिया में ईसीएल काम करेगी। नोटिफिकेशन तो निकाल देती है सरकार, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन का जो मामला है, भूमि संबंधी जो मामला है, उसको सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। अब सवाल समझिए, 3000 एकड़ में अगर कह दिया कि नहीं अदानी यहां पर माइनिंग करेगी, आपने लैंड एक्विजिशन को ये जिम्मेवारी दे दिया। अब रैयत को है सो नोटिस मिलता है कि आपको भाई 15 दिन 1 महीना में ये जमीन खाली कर देना है। अब जैसे ही भू अर्जन आदमी पहुंचता है अपना खतियान लेकर के अपना पेमेंट लेने के लिए, चलिए पेमेंट पर तो बाद में आएंगे कि क्या आप पैसा देते हैं, कपड़ा का दाम देता है लोग जमीन का यहाँ पर, लेकिन चलिए वो तो बात का चीज है। फिर भी लैंड एक्विजिशन हम भू अर्जन पहुंचे अपना पैसा लेने के लिए, तो वहां पर क्या तमाशा है कि नहीं आपका तो रसीद ऑनलाइन नहीं है, आपका तो रसीद अपडेट नहीं है, बांसा वाली लाइए, कितना आपका हिस्से में है, फलाना ढिमका सब। अरे भैया, हमारे यहाँ मैनुअल रसीद का सिस्टम है। तो सिस्टम कई एक है। तो सरकार से और इस आयोग से जो हमारा पहला मांग होगा वो ये होगा कि जितने भी विस्थापित हैं उसके लिए हर जिला कलेक्टेरिएट में एक सिंगल विंडो सिस्टम लाइए। आप विस्थापितों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये हुआ, जो नोटिफाइड रैयत है वो अपना पेपर देंगे। अब वहां पर आपको फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेना है, सीओ से रसीद अप टू डेट कराना है, या कर्मचारी उसका रसीद काटेगा, जिला कलेक्टर उसको एनओसी देगा। ये सारा काम जो है वो कलेक्टेरिएट का होना चाहिए। हमारा रैयत भटकते नहीं चले कि कर्मचारी कहाँ है, सीआई कहाँ है, सीओ कहाँ है, उसके बाद भू अर्जन के पदाधिकारी कहाँ है। वो दौड़ते दौड़ते तो मर जाता है जी। आपको जमीन दिया है और आप घरे घर दौड़ चलेगा, और कंपनी वाला लोग क्या बोल देता है, आपका पैसा तो लैंड एक्विजिशन में हम लोग जमा कर दिए। अरे जमा कर दिए हो, और ये पेपर का प्रोविजन कौन पूरा करेगा? रैयत दौड़ा चल रहा है मेरा, लास्ट में 5 साल 10 साल होने के बाद देखता है कि मेरा जमीन जिस पर धान होता था, जिस पर गेहूं होता था, जिस पर मकई बाजरा होता था, वो क्या है 300 फीट गड्ढा हो गया है। हमको पैसा भी नहीं मिला है, हम चक्कर लगा रहे हैं सीओ ऑफिस का, और मेरा जमीन 300 फीट गड्ढा हो गया है। आदमी मर जाता है, थक जाता है, लास्ट में जादू महतो जैसा घटना होता है। अरे भला हो इस राज्य का, जो कि टाइगर जयराम महतो ऐसा व्यक्ति मिला जो 3-3 दिन, कोई इच्छा जी ये बोलने का बात नहीं है कि अपने मुंह मिट्ठू बड़ाई कर रहे हैं। कोई भी बढ़िया काम करता है तो हम लोग उसकी बढ़ाई करते हैं। अभी सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज देने जा रहे हैं, लगभग 300 करोड़ का योजना है, तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। राज्य में कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो जयराम दा 3 दिन लगातार 72 घंटा तक बीसीसीएल के ऑफिस में बैठ करके एक आदमी के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं,
तो आपको तो क्रेडिबिलिटी देना होगा। वो आदमी जो अपने जीवन में लैंड एक्विजिशन से पैसा नहीं ले पाया, नौकरी नहीं ले पाया, वो अंततः अपने आप को मार लेना आसान समझा। सफलता से बड़ी कोई जीत नहीं है और मौत से बड़ी कोई हार नहीं है। तो आदमी इतना हार जाता है कि शरीर को मार देता है। क्यों नहीं क्रेडिबिलिटी जाना चाहिए? तो सवाल यही है कि विस्थापन का दंश इतना बड़ा है इस राज्य का, इसको कौन समझेगा? इसलिए आयोग से और इस सरकार से हमारी मांग है कि रैयतों के लिए आप सिंगल विंडो सिस्टम लेकर के आए। भाई साहब, आपके कागजी प्रक्रिया में बहुत लफड़ा है। आपका सीआई, सीओ, आपका कर्मचारी, आपका ये एनओसी देने वाले, चाहे डीसीएलआर हो, एडिशनल कलेक्टर हो, आदमी दौड़ते दौड़ते अंततः मर जाता है, पेपर उसका नहीं ठीक होता है। आप सिंगल विंडो सिस्टम लाइए विस्थापित का, और जब तक पेपर अप टू डेट नहीं हो जाए, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिल जाए, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए, उस कंपनी को यह अधिकृत नहीं किया जाए कि आप माइनिंग कर सकते हैं। ये हमारी पहली मांग होगी। लगातार बड़कावा के मुद्दा से आप अवगत होंगे, जिस कदर वहाँ पे अडानी कंपनी के विरोध में 3 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और प्रशासन से एक उम्मीद होती है लोगों को, लेकिन प्रशासन जब रात को जा करके वहाँ के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उठा ले जाती है। पहले तो कंपनी से था कि कंपनी इस तरीके का रवैया अपना रही है, बट जब प्रशासन जो सरकार के अंदर आता है, इस तरीके का जब किया जाता है क्रियाकलाप की, जब रात के अंधेरे में आपको उठा लिए जाते हैं, तो प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है? मतलब प्रशासन का क्या है? सबसे पहले कंपनियां इस बात को समझने के लिए नहीं तैयार है। आप कहीं भी लैंड एक्विजिशन करेंगे, आप कहीं भी माइनिंग करेंगे, तो एक कॉलम है, आप एक पीसीसी ढलाई होता है, तो एक कॉलम होता है कि जो भी ठेकेदार है उसको ग्राम सभा करना होगा। आप इतने बड़ा क्षेत्र में लैंड एक्विजिशन करने आए, चाहे वो अदानी हो, रिलायंस हो, कोई भी हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ये लोग ग्राम सभा नहीं कराता है। और माइनिंग में स्पष्ट ये प्रावधान है कि जहां पर भी आप माइनिंग कर रहे हैं वहां पर आपको ग्राम सभा करना है। अब ग्राम सभा का मकसद क्या है? ग्राम सभा का मकसद ये है कि उस एरिया में जितने भी विस्थापित लोग हैं, डिस्प्लेस्ड लोग हैं, या जो गांव उठेगा, उसके एक एक आदमी को आपको संतुष्ट करना है। सवाल ये है कि ये कंपनियां क्या करती है? कंपनियां ये क्या करती है कि वो लोग चाहती है कि अरे इतना गांव वाला लोग को हम लोग संतुष्ट करेंगे, उससे ज्यादा बढ़िया है कि थाना प्रभारी को मैनेज कर लो, एसपी को मैनेज कर लो, डीसी को मैनेज कर लो, 3 आदमी को मैनेज कर लो। गांव वाला से इतना झमेला लेने का जरूरत है? इसलिए आपने ये जो सवाल किया कि जब कोई मामला आता है तो थाना प्रभारी जाके उठा लेता है। तो जिस थाना प्रभारी का अपना जो व्यक्तिगत जो अपना जो स्वाभिमान है वो उसने रुपया से बेच दिया, जब वर्दी बिकने लगी पैसा के भाव में, तब विस्थापित क्या करेगा? तो विस्थापित यही करेगा कि लड़ेगा और मरेगा। क्या इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो यहाँ पे पदाधिकारी आते हैं वो बाहर के रहते हैं, तो यहाँ के जो रैयत लोग रहते हैं उनके दर्द को नहीं समझ सकते? निश्चित तौर पर खून का उबाल तो मारता है। हमारे लोग मुंबई में हैं, और अगर मुंबई हम जाते हैं तो लोग खोजते हैं। तो झारखंडी लोग अगर झारखंडी रहेंगे, अगर सभी ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, तो उनको तो दर्द मालूम है। अपना घर का चोर अगर चोर भी रहेगा तो इतना दर्द तो उसको रहेगा कि मेरे चोरी से किसी का बहुत नुकसान नहीं हो। लेकिन निश्चित तौर पर से अगल बगल के राज्य के जो लोग पदाधिकारी आए हैं, उनका काम है कि अकेले यहाँ फ्लैट में रहना, और हर शनिवार और रविवार को अपना बोरम पैसा लेकर के पटना ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, बॉम्बे ले जाएं। यही तो काम बचा इन लोग का। क्या मतलब प्रशासन पूरी तरह कंपनी के इशारों पे काम करती है? निश्चित तौर पर सबका पेटी बंधा हुआ है, ऊपर से नीचे। इवन की सांसद और विधायक भी अब बता रहे हैं, एक दरोगा, एक ब्लॉक का मुंशी, चपरासी, थाना प्रभारी, बड़ा बाबू, सीईओ, बीडीओ, जितना भी माइनिंग, इवन की डीएफओ लोग का भी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, सब लोग का 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख सब महीना बटा हुआ है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसका दंश सिर्फ अगर कोई झेल रहा है तो जो आदमी जमीन दिया है, बाकी कोई ऑफिसर को कोई मतलब नहीं। आप देख रहे होंगे अच्छा जी कि आपने देखा होगा कि कर्णपुरा प्रोजेक्ट में और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जब जब भी हमारे रैयत कोई मांग करते हैं तो थाना प्रभारी उसको उठा लेता है। क्या कारण है? हम कहना चाहते हैं कि जब वही कर्णपुरा प्रोजेक्ट से, वही एनटीपीसी से जब 200 गाड़ी, 300 गाड़ी रात को जब रैली लगा करके बिहार बॉर्डर पार होता है, वहां पर वो थाना प्रभारी कहां मर जाते हैं? वहां पर वो एसपी का जो रॉब है वो कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? तो सब पैसा का खेल है। आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर झारखंडी माटी के लोग एकजुट नहीं हुए तो यहाँ पर जान सस्ता है और कोयला महंगा है। यहाँ पर किसी को गोली मार देना है, कोई आवाज उठाना है तो गोली मारना सस्ता है, लेकिन कोयला महंगा है। यहाँ पर कोयला बिक्री नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि डेली पर कमीशन है, डेली पर कमीशन है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ एकमात्र है, जब पूरा दुनिया भ्रष्ट हो जाए, जब पूरा ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट हो जाए, जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाए, जब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जब तीनों का तीनों भ्रष्ट हो जाए, तो इस तीनों सिस्टम को कोलैप्स करके अगर कोई सिस्टम आगे आता है जिसको जन आंदोलन बोलते हैं, तो अब ये झारखंड तीनों से थक गया है। अब इसको थक गए हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं? कंपनी जब आती है यहाँ पर अपना काम करती है, कंपनी किसी का सुन नहीं रहा है। विधायिका में डीसी एसपी आते हैं,
हम लोग उनके पास जाते हैं, वो कोई सुन नहीं रहे हैं। न्यायपालिका में जब यहाँ 1932 का जब यहाँ पर कैबिनेट पास करती है तो न्यायपालिका बोल देती है 1932 लागू नहीं हो सकता है। पता नहीं कितना उन लोग पढ़ा लिखा लोग होता है, भगवान जाने। और सब राज्य में स्पेशल डोमिसाइल नीति, सब मैंने 12 राज्य है पूरे भारत में जहां पर स्पेशल डोमिसाइल पॉलिसी चलता है। लेकिन झारखंड का जब कोई मामला आता है तो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ये तो कैसे होगा, ये तो संविधान का है, सो इसको तो संविधान के जो नियम और प्रावधान है उसको निरस्त करता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच में संविधान के नियम मतलब इस चीज को मतलब रोकते हैं? 1932 बिल्कुल का नहीं, खतियान लागू होता बिल्कुल नहीं। 1932 का खतियान लागू हो सकता है। आप 7 सिस्टर में चले जाइए, मणिपुर हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, असम हो, या जम्मू कश्मीर हो, इवन गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, सबको स्पेशल डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है। कहीं कोई दिक्कत, सब प्रावधान है। 370A में चले जाइए, ए से लेकर के के तक इसका प्रावधान है। मैंने आपको मीडिया ब्रीफिंग में पहले भी बताया ये बात।